अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकेंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 द लास्ट लीफ इस चैप्टर की मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं जी। ग्लॉसरी का पोर्शन है। पहला वर्ड है ग्रीनविच विलेज। ग्रीनविच विलेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क का एक शहर जो कि आर्टिस्टों की बस्ती जिसको कहा जाता है, या राइटर्स या म्यूजिशियंस की बस्ती, मतलब उसकी वजह से मशहूर है। फिर दूसरा वर्ड है माइनर। माइनर जो है वो माइन से निकला है, उसके आगे सफिक्स लगे है ER। तो वो बंदा जो माइन के अंदर काम करता है, कान की खुदाई करने वाला, कान के अंदर काम करने वाला। निमोनिया जो डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ काजिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, तो फेफड़ों का जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वाइन बेल को कहते हैं। जो बेल किसी भी चीज़ की जो है वो इस तरह ज़मीन पे जाती है और ऊपर जो है उस पे दरख्तों पे भी चढ़ जाती है। अ प्लांट दैट ग्रोज अलॉन्ग द सरफेस बाय क्लाइंबिंग, ट्विनिंग और क्रीपिंग। फिर वाइल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, मार्क बाय लैक ऑफ कंट्रोल और रिस्ट्रेंट, जो बेकाबू या लापरवाह होता है, जंगली रवैया रखने वाला। तो यहाँ तक कुछ इसके वर्ड्स मीनिंग थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी वही जो हम पिछले 4 चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। दोबारा फिर यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है डिक्शनरी से देख के, या वैसे ही आप देखें। तो आपको मैंने कहा था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से वर्ड्स तो बनाने आसान है। अगर आपके पास MCQs आ जाए तो आप रिवर्स जाएं, मतलब कि इससे दोबारा वर्ड बनाएं। अगर 4 ऑप्शन है आपके पास तो चारों में देखें कि किससे वो वर्ड बनता है, या वैसे भी आप अगर लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो देख लें जी, पहला वर्ड है बाइक। तो बाइक से ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी बस। तो आ की आवाज़ जो निकली है यहाँ पे बस, तो ये उल्टा V हो जाएगा। फिर कार, यहाँ पे लॉन्ग वावल है क्योंकि आवाज़ को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, कार। फिर टायर, फिर यहाँ पे टायर और ये R के लिए आवाज़ निकल गई है, ठीक है। उसके बाद है टिकट, तो टिकट हो गया। फिर ट्रक, ये वही उल्टा V आ गया, आ की आवाज़ निकली है। स्पीड, तो यहाँ पे लॉन्ग वावल आएगा और आई जो है उसको हम लंबा करेंगे, स्पीड। फिर पेट्रोल हो गया, ये ओ इस तरह लिखा हुआ है O और आगे O की आवाज़, तो ठीक है पेट्रोल। ये आवाज़ भी वही है, रोड। और फिर है गैराज। तो गैराज जो है यहाँ पे लॉन्ग वावल आएगा, आवाज़ को लंबा करेंगे और आखिर में J की आवाज़ है, तो J के लिए हम ये सिंबल डालते होते हैं, गैराज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी B, जिसके अंदर हम 3 लेवल पढ़ेंगे सिलेबल स्ट्रेस के, कि जो भी सिलेबल होते हैं वो वर्ड के हम सिलेबल करते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो लाउड होगी, कुछ की शार्ट होगी और कुछ की बिल्कुल काइट होगी, खामोश होगी। तो जो सबसे लाउड आवाज़ होगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रेस, जो उससे थोड़ी सी कम होगी, शार्ट होगी, उसको सेकेंडरी स्ट्रेस कहेंगे, और जिसकी कोई आवाज़ नहीं होगी उसको हम कहेंगे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो स्ट्रेस सिलेबल द लाउडेस्ट सिलेबल इन द वर्ड इन वन सिलेबल वर्ड दैट वन सिलेबल हैज़ द प्राइमरी स्ट्रेस। अगर एक सिलेबल वाला वर्ड है तो उसके अंदर जो है वो वही सिलेबल जो है वो लाउडेस्ट होगा, वही प्राइमरी स्ट्रेस होगा, अगर एक सिलेबल वाला कोई भी वर्ड है। एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ शॉर्ट फंक्शन वर्ड्स लाइक द, लेकिन इसमें नहीं होगा। द जो है उसके अंदर कोई भी प्राइमरी स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। द जो वर्ड है इसके अंदर मतलब ये अनस्ट्रेस्ड है, ये इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। बाकी जो सिंगल सिलेबल वर्ड होंगे वही उसका प्राइमरी स्ट्रेस होगा। प्राइमरी स्ट्रेस इज मार्क्ड इन ये जो इंटरनेशनल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी है उसके अंदर जब भी प्राइमरी स्ट्रेस को शो किया जाता है तो वर्टिकल रेज लाइन, ऊपर हम एक लाइन इस तरह डालते हैं, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, बिगिनिंग ऑफ अ सिलेबल, सिलेबल के शुरू में। अब यहाँ पे मैंने तो नहीं डाली लेकिन बुक के अंदर डली होगी, जैसे यहाँ पे देख लें जी, इनफ। तो ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी स्ट्रेस है, इसके शुरू में हमने ऊपर करके एक लाइन डाल दी है। अगर नीचे करके डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रेस हो जाएगा, जो अभी हम देखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रेस, स्ट्रेस विच आर नॉट कम्प्लीटली अनस्ट्रेस्ड, जो मुकम्मल तौर पे अनस्ट्रेस्ड नहीं होते, उनकी आवाज़ होती है लेकिन हल्की होती है, बट आर नॉट लाउड एज प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस जितनी आवाज़ नहीं होती बल्कि उसकी आवाज़ दूसरे नंबर पे आती है। सबसे ऊंची आवाज़ प्राइमरी स्ट्रेस की, उसके बाद जो है सेकेंडरी स्ट्रेस की, और जो कम्प्लीटली अनस्ट्रेस होता है वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं जी, ये वर्टिकल लाइन हम लोअर वर्टिकल लाइन नीचे डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। ऊपर होगी तो वो प्राइमरी स्ट्रेस होगा, नीचे होगी तो सेकेंडरी स्ट्रेस होगा। और सिलेबल दैट हैव नो स्ट्रेस एट ऑल, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं होती, इन इंग्लिश ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज हैव शवा फॉर देयर वाउल।
तो इंग्लिश के अंदर हम ये सिंबल डालते हैं शवा, ठीक है। एक तो इसके ज़रिए हम देखते हैं इस तरह का सिंबल आपको नज़र आता है, वो ई आर के लिए होता है, आई आर के लिए होता है, यू आर के लिए, इस तरह के आवाज़ के लिए। और इस तरह का जो शवा सिंबल है वो हम डालते हैं किसके लिए, जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस हम नहीं डाल रहे होते। द आई विल आल्सो ऑफन बी अनस्ट्रेस्ड, जो आई होता है इस तरह का वो भी अक्सर जो है अनस्ट्रेस्ड होता है। लाइक द आई इन हैप्पी, जैसे ये देखें इसका हमने लिखा है हैप्पी, ये शुरू में तो प्राइमरी स्ट्रेस है, लेकिन ये आई जो है लास्ट में ये भी अनस्ट्रेस्ड है, लेकिन उसके लिए हमने शवा नहीं डाला। कभी कभार जो है शवा की जगह आई भी आ सकता है, या इस तरह ओ भी आ सकता है, उसका भी जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा। नॉन शवा वाउल माइट बी अनस्ट्रेस्ड लाइक द ओ फॉर पोटैटो, तो यहाँ पे देख लें ये ओ भी हमने डाला है, लेकिन है ये भी अनस्ट्रेस्ड। तो ज़्यादातर शवा होगा, लेकिन कभी कभार आई भी डाल देंगे, कभी कभार इस तरह ओ का सिंबल भी डाल देंगे अनस्ट्रेस्ड वाउल के लिए। तो जहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी होगी वहाँ पे ये तीनों चीज़ें भी मौजूद होंगी। अब मिसाल के तौर पे इनफ है, तो इनफ में जो हमारा जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो ये नफ है, नफ इनफ, दो सिलेबल है तो एक और दूसरा सिलेबल, तो यहाँ पे देख लें ये प्राइमरी स्ट्रेस है। फिर है जी मैनीटोबा, इसमें भी दो सिलेबल हैं, तो मैनी और उसके बाद देख लें टोबा, ये प्राइमरी स्ट्रेस हो गया जिसपे ज़्यादा हमारी आवाज़ ऊंची होती है और यहाँ पे हल्की होती है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। फिर यहाँ पे देख लें जी ये अनस्ट्रेस्ड आ गए, ये शवाज साउंड आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। और इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं कि जो ये वर्ड डेलीगेट है तो ये जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा और नाउन के तौर पे। अ गुड एग्जांपल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी स्ट्रेस एंड द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इज द फाइनल सिलेबल ऑफ डेलीगेट। तो ये जो आखिरी सिलेबल है, ये वाला सिलेबल, इस पर अगर आप गौर करें, दूसरा जो आखिरी सिलेबल है, तो इसमें तो हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पे शवा का साउंड आया है, ये देख लें आप, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो जाएगा। तो ये भी आप जहन में रख लें। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जी, डिक्शनरी को देखें और इनके सिलेबल जो है मार्क करें कि इन वर्ड्स के कितने सिलेबल होते हैं, और वो भी बताएं कि कौन सा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है, जिस पे स्ट्रेस दिया जाता है। तो ब्यूटीफुल जो है इसके 3 सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल, और जो फर्स्ट वर्ड है ये आपके पास स्ट्रेस्ड वर्ड है। फिर बेटवीन, बेटवीन जो है ये 2 सिलेबल वर्ड है और इसमें सेकंड जो है वो स्ट्रेस्ड है। फिर मैनेजमेंट, तो मैन जो है ये सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। फिर कैंपेन, तो कैंपेन जो है, अच्छा लिखने का तरीका यही है कि आप उसके ऊपर आपने देखा वर्टिकल लाइन ऊपर और नीचे डालनी है, प्राइमरी के लिए ऊपर और सेकेंडरी के लिए नीचे, तो ये आपके पास हो जाएगा जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल। फिर इसमें देख लें फाइनेंशियल में 3 है तो दूसरे वाला, फिर कैंडिडेट में भी 3 है, पहले वाला, सर्टेनिटी में भी 3 है, पहले वाला जो है वो प्राइमरी है, मटेरियल में 4 है, ठीक है, मटीरियल, तो ये री और अल अलग अलग हैं, 4 सिलेबल हैं, और इसमें सेकंड वाला जो टी है ये सिलेबल वर्ड है। वैसे अमूमन इसको ये कैपिटल से लिखा जाता है जो सिलेबल होता है, मतलब ये टी ई, अब इसको मैं अगर बड़ा करके लिखूं तो इसका मतलब है ये स्ट्रेस वर्ड है। फिर न्यूज़पेपर में 3 है और न्यूज़, फिर करेक्टर में भी 3 है और कैर जो है ये सिलेबल स्ट्रेस्ड है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाती हैं जी प्रीफिक्सेस। रूट वर्ड्स आर वर्ड्स फ्रॉम विच मेनी अदर वर्ड्स आर फॉर्म्ड। रूट वर्ड्स कैन बी यूज्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स एंड एफिक्सेस। तो एफिक्सेस में 2 तरह की एफिक्सेस होती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जो रूट वर्ड होता है उसके आगे या पीछे कुछ लगाएं तो उससे नया वर्ड बन जाए। अब जैसे देख लें जी वर्ड है प्रीव्यू, इसमें रूट वर्ड व्यू था, असल वर्ड क्या है व्यू, और उसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिए, प्री लगा दिए, प्री, तो प्री से प्रीव्यू बन गया। इसी तरह आपके पास अगर रूट वर्ड मूव है उसके आगे आर ई लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, रिमूव बन जाएगा, और एबल भी लगा दें तो रिमूव एबल बन जाएगा। तो सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, दोनों को हम एफिक्स कहते हैं। एफिक्स जिसमें प्रीफिक्स भी आती है, सफिक्स भी, तो रूट वर्ड के साथ लगाएं तो नया वर्ड बन जाएगा। अब हमने इन अल्फाज के रूट वर्ड्स तलाश करने थे, 15 अल्फाज हैं, तो इनके आप देख सकते हैं। माउंटेन, इसका रूट वर्ड क्या है, माउंट। फिर रेस्क्यूड जो है इसका रूट वर्ड क्या है, रेस्क्यू। फिर नेचुरल है, फिर स्टॉर्म, फिर लोन, फिर काइंड, फिर आंसर, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट है, कंप्लीट है, उसके बाद स्पेल है, इसके आगे सब प्रीफिक्स लगी है, सबका लगा है तो स्पेल से मिस स्पेल। फिर माइग्रेट है, फिर नाउन बन गया माइग्रेशन। एक्ट है, एक्ट से बन गया एक्टर। चैम्प से बन गया चैंपियन। नर्व से बन गया नर्वस। सर्व से बन गया सर्वेंट। तो ये तो आसान एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी पार्ट ऑफ स्पीच।
तो ये हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं, तकरीबन 15 सेंटेंसेज हैं। इनमें हमने इनके पार्ट ऑफ स्पीच लिखने हैं कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है और प्रीपोजिशन कौन सा है। तो इसके अंदर इसके अलावा भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कंजंक्शन हो गया, इसके अलावा आप प्रोनाउन हो गया, और इसके अलावा जो आर्टिकल होते हैं वो हो गए और साथ में एक इंटरजेक्शन होता है, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन तो कोई नहीं है, बाकी मैंने मार्क कर दिए हैं। तो जैसे देख लें जी, इन दैट हाउस, इन प्रीपोजिशन है, पी आर मैंने लिखा है प्रीपोजिशन के लिए। दैट यहाँ पे क्या है जी, एडजेक्टिव हो गया, हाउस नाउन। दैट कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि इशारा कर रहा है, जिसको हम डिटर्मिनर भी कहते होते हैं। फिर लिव्ड जो है ये वर्ब है, टू एडजेक्टिव हो गया और मैन क्या है, नाउन। तो टू यहाँ पे इसकी हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, नुमेरल एडजेक्टिव है। फिर है जी लुक, देखो, तो लुक वर्ब है, उसके बाद एन जो है ये एक आर्टिकल है, मतलब कि डिटर्मिनर है। एजिड जो है ये एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद आपके पास वुमेन नाउन हो गया, और कैम वर्ब और बाय प्रीपोजिशन। तो कैम बाय मिल के एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। फिर है जी द कलर ऑफ दिस कैप, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट था, इसमें द आर्टिकल है, कलर यहाँ पे नाउन है। उसके बाद ऑफ दिस कैप एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी हुई है, तो ऑफ इसमें प्रीपोजिशन, दिस इसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कैप इसमें दोबारा क्या है, नाउन है, लेकिन ये ऑफ दिस कैप एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई है। इज यहाँ पे वर्ब है। अब देखें ये काइट डिफरेंट, तो ये एक देख लें, काइट डिफरेंट एडजेक्टिव है, और काइट जो है इस एडजेक्टिव के अंदर इजाफा कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब बन जाएगा। फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन है, दैट एडजेक्टिव है, और वन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है प्रोनाउन, लेकिन किसके लिए आया, ये कैप के लिए आया है, कि ये जो कलर है इस कैप का वो काफ़ी डिफरेंट है उस कैप से, दैट वन उस कैप से, तो मतलब ये कैप की जगह प्रोनाउन आया है। फिर नाउ यहाँ पे देख लें जी, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन का लिखा नहीं गया, मैंने पी आर ओ लिख दिया प्रोनाउन के लिए। फिर सा जो है ये वर्ब हो गया। फिर इसी तरह इन प्रीपोजिशन, माई जो है ये एक डिटर्मिनर है जिसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर ड्रीम यहाँ पे नाउन है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन का बोला नहीं गया था, लेकिन ये दैट जो है एक कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ही प्रोनाउन, स्पोक इसमें वर्ब हो गया। मैनी देख लें, ये मैनी भी एक डिटर्मिनर है जिसको क्वांटिफायर कहते हैं, मतलब ये क्वांटिटी बताता है, और इसको भी हम किसके तौर पे लेते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे। ये भी एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है, और वर्ड्स यहाँ पे नाउन है। फिर दा देख लें, आर्टिकल हो गया। मोस्ट जो है ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। क्रूअल जो है ये क्या है, आपके पास एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद जी आपके पास डॉग जो है ये नाउन है। उसके बाद वाज वर्ब, देयर जो है ये एडवर्ब हो गया। अबाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर है जी वी प्रोनाउन। मस्ट मेन वर्ब हो गया, और मस्ट मॉडल वर्ब, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब तो ये फ्रेजल वर्ब है। मस्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है। क्लियर अप, ये मिल के एक वर्ब बनता है जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है। उसके बाद दिस जो है ये आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसको डिटर्मिनर कहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग एक नाउन है। बिटवीन प्रीपोजिशन और अस भी क्या है, प्रोनाउन है। फिर इट प्रोनाउन, वाज वर्ब, आर्टिकल, फाइन जो है एडजेक्टिव, जैकेट नाउन हो गया। ग्रीन एंड क्लीन ये तीनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। उसके बाद देख लें जी, नाउ अडेज ये एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। पीपल जो है ये नाउन हो गया, यूजली एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जी, आपके पास ये यूजली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद टॉक जो है ये एक वर्ब है, मेन वर्ब, और अबाउट प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, डियरनेस क्या है, ये नाउन है। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। दे प्रोनाउन, मीट वर्ब, इन जो है ये प्रीपोजिशन। द स्ट्रीट्स ये आपके पास नाउन फ्रेज बनी हुई है। द आर्टिकल और स्ट्रीट्स क्या है, नाउन। फिर आई जो है ये वर्ब है, प्रोनाउन है। सा वर्ब हो गया। इन ये सारा तो वही ऊपर वाला ही मुझे लग रहा है। माई इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव। ड्रीम नाउन। दैट यहाँ भी कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो अब देखें कुछ जुमलों में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आए हैं, तो उनका मतलब है कि ये पहली वाली इंडिपेंडेंट क्लाज है और ये दूसरी वाली क्या है, डिपेंडेंट क्लाज। तो ये दोनों मिलके कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये दैट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया जिसको डिटर्मिनर भी कह सकते हैं आप। फादर नाउन, स्पोक वर्ब, मेनी यहाँ पे देख लें जी आपके पास एडजेक्टिव है। गुड भी एडजेक्टिव और वर्ड्स नाउन। इन दैट, इन द करंट सर्कमस्टेंसेज, और ये पूरी एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, पूरी अगर आप लेंगे कामा से पहले पहले। लेकिन इन प्रीपोजिशन, आर्ट क्या है,
एक सॉरी द क्या है आर्टिकल है, करंट क्या है एडजेक्टिव हो गया, सर्कमस्टेंसेस जो है ये एक नाउन है। ये पूरी एडवर्ब फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुई है, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशनल फ्रेज की निशानी है कि वो प्रीपोजिशन से शुरू होती है और नाउन पे एंड होती है। फिर जी आपके पास है आई प्रोनाउन, थिंक जो है वर्ब हो गया, इट प्रोनाउन, इज वर्ब, वेरी एडवर्ब, काइंड एडजेक्टिव, ऑफ प्रीपोजिशन, यू प्रोनाउन, टू हेल्प ये आपके पास एक इन्फिनेटिव बन गया। इन्फिनेटिव क्या है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मी प्रोनाउन विद ये प्रीपोजिशन हो गया और द प्रॉब्लम ये नाउन हो गया। फिर जैक नाउन है, कवर्ड वर्ब है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसको डिटर्मिनर कहते हैं, स्मॉल भी एडजेक्टिव है। उसके बाद नोज नाउन है, इन प्रीपोजिशन, सन ब्लॉक नाउन। नेक्स्ट है जी आई थ्रू प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर राउंड जो है एडजेक्टिव है, फ्रिस्बी जो है वो एक वो फेंकने वाली जो प्लेट सी होती है उसको नाउन कहते, नाउन हो गया वो। एज फार एज ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, तीनों लफ्ज़ मिलके। फिर आई जो है ये आपके पास प्रीपोजिशन हो गया, सॉरी प्रोनाउन हो गया, और कुड क्या है ये आपके पास वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब। माई फैमिली, माई इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर, फैमिली इसमें जो है आपके पास नाउन हो गया, रेंटेड जो है ये वर्ब हो गया, बीच एडजेक्टिव हो गया। वैसे बीच नाउन होता है लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अ बीच हाउस, क्योंकि हाउस नाउन है और बीच इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एक एडजेक्टिव होगा, वैसे नाउन है बीच। फॉर प्रीपोजिशन, अवर जो है ये भी एडजेक्टिव हो गया, कौन सा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। समर एडजेक्टिव और वेकेशन यहाँ पे क्या है, छुट्टियाँ नाउन। फिर है जी द ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, सनसेट जो है नाउन हो गया, एडेड वर्ब हो गया, परफेक्ट ये एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की किस्म आपने पढ़ी होगी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। परफेक्ट एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ऐसा एडजेक्टिव जिनकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, मतलब उनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी तरह एक और वर्ब एडजेक्टिव आप देखें जैसे डेड है, डेड के अलावा कंप्लीट होता है, ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, मतलब हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा उससे छोटा है, ये बंदा उससे बड़ा है, ये बंदा उससे तेज़ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा उससे जो है ज़्यादा मरा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा मरा हुआ है। इस तरह कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इस वजह से इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है जिनकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती। फिर यहाँ पे देख लें वही बीच वॉलीबॉल आ गया, यहाँ अच्छा ये रह गया ब्यूटीफुल, सनसेट, परफेक्ट, टच यहाँ पे नाउन हो गया, और टू प्रीपोजिशन, अवर एडजेक्टिव, समर एडजेक्टिव, और आफ्टरनून यहाँ पे वैसे आफ्टरनून एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बीच वैसे नाउन है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इस वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहा है। वॉलीबॉल नाउन है, कंपाउंड नाउन। फिर इज वर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब, पॉपुलर एडजेक्टिव, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, और द आर्टिकल और समर नाउन हो गया। लास्ट में भी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें भी हमने अंडरलाइन वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो थॉट इसमें वर्ब है, थिंक की सेकंड फॉर्म, नाउ जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमें आंसर करता है व्हेन का, कब का। यू इसमें क्या है जी, प्रोनाउन है जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जो यू होता है वो सब्जेक्ट में भी यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है। ये गिव्स जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, गुड की, ठीक है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री। फिर उसके बाद है आई बाट, तो बाट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाय की सेकंड फॉर्म बाट। लवली जो है ये आपके पास इवनिंग नाउन है और लवली इसका डिस्क्राइब इसको कर रहा है जो कि एडजेक्टिव होगा। फिर फैक्ट्री, तो फैक्ट्री वैसे नाउन है लेकिन अगर आप इस पूरे को देखें ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होगी और ये एडवर्ब फ्रेज भी होगी जो हमें आंसर करेगी जी वेयर का, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कहाँ काम करता है मेरा अबू, इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में, लेकिन फैक्ट्री जो है वो खुद नाउन है। फिर स्टूपिड जो है ये एक एडजेक्टिव है। उसके बाद है जी द कैट इज़ अंडर द बेड, तो अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन। फिर वाइट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव। डू इट क्विकली, क्विकली जो है आपके पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें आंसर करते हैं हाउ, कैसे, कैसे करें जी इसे, तेज़ी से करें। ही वेंट टू, तो टू जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन। फिर बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमेशा आपको पता होगा कि ये क्लास शुरू होती है और वो क्लास कौन सी होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है। ये डिपेंडेंट क्लास है, ये पहले वाली इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और बात भी आप जहन में रखें कि जो भी ये डिपेंडेंट क्लास होगी
उसको हम एडवर्ब क्लास भी कहेंगे। तो एडवर्ब क्लास को पहचानने का आसान तरीका है कि वो किससे शुरू होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। फिर इट इज़ माई हैंडकरचीफ, तो इट जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ तक एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 5 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि जितने आप ज़्यादा लाइक्स करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।